रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर के नेक्स्ट डिसऑर्डर को, कि इसमें क्या पाया जाता है, ये कौन सा डिसऑर्डर है। सबसे पहले अगर हम ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर को डिस्कस कर लें थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको ये मैं बताती चलूँ कि ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स वो सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें पर्सन ने अपनी लाइफ के अंदर कोई ना कोई ट्रॉमा या कोई ना कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस किया है। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ों में से किसी ना किसी एक सिचुएशन को फेस किया पर्सन ने, तो क्या होगा, उसकी लाइफ में इनकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगी। वो कॉम्प्लिकेशन इसकी लाइफ को अफेक्ट करेंगी, उसकी सोशल लाइफ को, उसकी पर्सनल लाइफ को, और उसकी जितने भी फंक्शनलिंग एरियाज़ हैं उनको भी डिस्टर्ब कर सकती है। तो ये सबसे पहले आपके पास इसके रीज़न और इसकी ये साइकिल चलती है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे अगर इसमें बात की जाए कि इसके कॉमन सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकते हैं आपको, तो इसके कॉमन सिम्टम्स जो आपको देखने को मिल सकते हैं उसमें से दो सिम्टम्स हैं आपके पास। एक तो होता है आपके पास कि पर्सन के अंदर एबिलिटी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है कि वो प्लेयर को फील कर सके, लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील प्लेयर। एंड सेकेंड वन इज़ कि पर्सन जो है वो डिस्फोरिक कंडीशन या डिस्फोरिक बिहेवियर को शो करता है, जिसमें उसमें आपके पास क्या देखने को मिलेगा कि पर्सन जो है वो हर वक्त अनहैप्पी रहता है, अनईजी रहता है, और मतलब इस तरह का बिहेवियर उसका जो है वो परमानेंट रहने लग जाता है। तो ये आपके पास ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर में दो सिम्टम्स मेजर्स आती हैं जिसमें सब डिसऑर्डर के अंदर फॉल करेंगे। एंड सेकंड वन कि आपके पास ये चीज़ लाजमी है कि कोई भी अगर डिसऑर्डर है इसके अंदर जो फॉल करता है उसमें पर्सन ने किसी ना किसी ट्रॉमा या किसी ना किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस किया हुआ है, जिसकी वजह से उसके अंदर इससे रिलेटेड डिसऑर्डर आएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था जी रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर को, जिसमें हमने बात की थी कि एक्सट्रीम लेवल का जो है वो रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर में हमने बात की थी कि एक्सट्रीम किस्म का जो वो डिटैचमेंट शो करता है रिकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स, रिकॉर्डिंग टू देयर सोशल सिचुएशन, रिकॉर्डिंग टू देयर सोशल जितने भी उसके पीयर्स या इस तरह के रिलेटिव्स या इर्द गिर्द पाए जाने वाले लोग हैं उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो एक्सट्रीम किस्म की डिटैचमेंट शो करता है। ये जो डिसऑर्डर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास एक्सट्रीम किस्म की जो है वो अटैचमेंट शो करेगा, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं, ठीक है, लेकिन जितने भी सोशल आपके पास उसके पास पीयर और स्ट्रेंजर्स और इस तरह के जितने भी पर्सन पाए जाते हैं उनके साथ एक्सट्रीम किस्म की जो है वो अटैचमेंट शो करता है यहाँ पे इस डिसऑर्डर के अंदर जो पेशेंट है। तो आज हम देखेंगे कि ये डिसऑर्डर है क्या, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसकी प्रेवलेंस को देखेंगे, इसके साइन एंड सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू DSM-5। एट द लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस वे में किया जा सकता है या किस वे में किया जाता है। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की, तो आपके पास ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर एक पर्सन या बच्चा जो है वो अपनी उसकी अटैचमेंट की या एंगेजमेंट की जो रुकावट या फिर एक हद होती है उसको बिल्कुल पार कर जाता है। जब भी वो किसी सोशल गैदरिंग में जाता है, जब भी वो किसी पर्सन से मिलता है, चाहे वो पर्सन उसको जानता है या नहीं जानता, चाहे वो उस पर्सन को जानता है या नहीं जानता, उसके लिए चाहे वो जितना भी स्ट्रेंजर है, लेकिन क्या है वो एक एबरेंट बिहेवियर यानी कि एक नागवार बिहेवियर शो करेगा टुवर्ड द अदर। एंड दूसरी बात ये कि अपने जो केयर गिवर्स हैं उनसे वो वंडरिंग अख्तियार करना स्टार्ट कर देगा, उनसे वो दूर जाता जाएगा, उनसे वो नफ़रत करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके साथ इस तरह के कुछ ट्रॉमास, इस तरह की कोई सिचुएशन उसके चाइल्डहुड में फेस किया उसने जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है। तो आगे चल के हम इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिसइनहिबिटेड को अगर आप देखते हो तो डिसइनहिबिटेड का मतलब क्या होता है, इनहिबिशन का मतलब क्या होता है। इनहिबिटेड या इनहिबिशन का मतलब ये होता है किसी चीज़ से रुक जाना, रोक लेना, एक हद तजवीज़ कर लेना, मतलब एक लिमिट आप बना लेते हो जिससे लिमिट से आप आगे नहीं जाना चाहते। लेकिन जब आप डिसइनहिबिटेड की बात करते हो तो यहाँ पे जो इनहिबिटेड यानी जो लिमिट थी उसको आपने डिस कर दिया, ख़त्म कर दिया, उस लिमिट को आप क्रॉस कर जाते हो किसी भी चीज़ के अंदर। तो यहाँ पे डिसइनहिबिटेड सोशल मतलब कि सोशल गैदरिंग के अंदर एंगेजमेंट यानी कि आप उनके अंदर इतनी ज़्यादा अटैचमेंट जो है वो शो करना स्टार्ट कर देते हो जो कि नॉर्मल लेवल की नहीं होती, जो कि आपके पास एक एबरेंट बिहेवियर होता है। तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये एक डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर है, जिसमें पर्सन जो है वो सोशल स्ट्रेंजर्स की तरफ ऐसा
कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, एक्सट्रीम किस्म की अटैचमेंट, जबकि केयर गिवर्स के साथ वो जो है वो वंडरिंग इख्तियार कर रहा है, केयर गिवर से वो दूर जा रहा है, उनके साथ जो उसका बिहेवियर है वो अग्रेसिव है, उनके साथ जो उसका बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा एंगरफुल है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। विलिंगनेस टू डिपार्ट विद स्ट्रेंजर, यानी कि वो स्ट्रेंजर के साथ कहीं भी चलने को तैयार हो जाता है। और उसके बाद आपके पास आ जाती है एंगेजमेंट इन ओवरली फेमिलियर फिजिकल बिहेवियर, सिर्फ वर्बली वो इनके साथ अटैच नहीं होता बल्कि फ़िज़िकल बिहेवियर फेमिलियर फिज़िकल बिहेवियर के में भी एंगेजमेंट जो है वो शो करता है वो इनके साथ, कि जैसे हग करना, स्ट्रेंजर्स को मिलना और सलाम ले लेना या फिर उनके साथ बैठ जाना, खाना खाने लग जाना, ये सब सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी जब पेशेंट को है वो डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर है। तो आपके पास ये सिम्टम्स मिल सकती हैं कि वो अनफेमिलियर अडल्ट के साथ फिजिकल बिहेवियर, फेमिलियर फिजिकल बिहेवियर भी शो कर सकता है, सच एज हग करना। इसके अलावा आपको एक जो आपके पास सिचुएशन मिलती हैं, ये जो सिचुएशन हमने डिस्कस की है ये क्यों आती हैं, इसके पीछे रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं या फिर इसके पीछे रीजंस या काजेज़ क्या हैं। तो सबसे पहले और सबसे मेजर जो इसकी काज है वो ये है कि आपके पास जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पाए जाते हैं, जिस इन्वायरमेंट में पर्सन ने रह रहा है या जिस इन्वायरमेंट को उसने फेस किया है, क्या उसमें कोई ट्रॉमा या उसमें कोई उसको स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो पेश नहीं आई। अगर तो उसको ट्रॉमा या स्ट्रेसफुल सिचुएशन पेश आई है या वो अब्यूज़ हुआ है थ्रू देयर पेरेंट्स या केयर गिवर्स, तो आपके पास आगे चल के ये डिसऑर्डर जो है वो आएगा। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स ने सही तरीके से तवज्जो नहीं दी चाइल्डहुड में, उसकी जो इमोशनल नीड्स हैं उनको पूरा नहीं किया, तो यहाँ पे आपको ये डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। ये जो हमने इसके रिस्क फैक्टर्स पे इन डिटेल बात की थी जब हमने रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर को डिस्कस किया था, इसके जो रीजंस हैं वो सेम है, लेकिन यहाँ पे ये उसके ऑपोजिट बिहेवियर को शो कर रहा है। दूसरा ये कि अगर बच्चा पेरेंट्स फोस्टर जो है वो केयर में रहा है, तो क्या है, अगर उसके फोस्टर जो केयर गिवर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, तो क्या है उसकी अटैचमेंट जो है वो इसका एक बिहेवियर बन जाता है कि मैंने इसके साथ भी अटैच होना है, दूसरा जो आया है उसके साथ भी अटैच होना है, तीसरा जो है वो उसके साथ भी अटैच होना है। तो ये जो इसका बिहेवियर है ये फिर ये सोशली भी इस चीज़ को शो करना स्टार्ट कर देता है। इसकी प्रेवलेंस की बात की जाए तो ये बहुत ही रेयर है, लेकिन USA के अंदर इसकी जो प्रेवलेंस मिलती है वो 0.2% मिलती है पर ईयर। और आगे चल के हम देखते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं इसके, या फिर क्राइटेरिया क्या है अकॉर्डिंग टू DSM-5। तो सबसे पहला जो इसका क्राइटेरिया है वो ये है आपके पास कि अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर, एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर होगा। कैसा बिहेवियर होगा पैटर्न का, इन विच अ चाइल्ड एक्टिवली अप्रोच एंड इंटरेक्ट विद अनफेमिलियर अडल्ट्स एंड एग्जिबिट एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा बिहेवियर का पैटर्न शो करेगा जिसके अंदर पर्सन जो है वो एक्टिवली अप्रोच करेगा उन पर्सनस को जिनको वो जानता ही नहीं, अनफेमिलियर अडल्ट्स को वो अप्रोच करेगा, उनसे वो अट्रैक्ट होगा और इंटरेक्ट होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप जो हमारा होता है ना नॉर्मल पर्सन का, जब हम किसी भी अनफेमिलियर अडल्ट से या अनफेमिलियर पर्सन से मिलते हैं तो हमारे दरमियान और उसके दरमियान हमारा एक बैरियर होता है, एक जो है वो एक लिमिट होती है या फिर एक हेजिटेशन होती है, वो इन पर्सनस में या इन बच्चों में नहीं पाई जाती, जो कि फर्स्ट टाइम ही अगर वो इन अनफेमिलियर अडल्ट के साथ मिलेंगे तो ऐसे घुल मिल जाते हैं और ऐसे इतने ज़्यादा अटैच होते हैं उनके साथ कि ऐसा लगता है कि जैसे बहुत पुराने ये इनके जानने वाले होते हैं। एंड एग्जिबिट एट लीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग, और एग्जिबिट कैसे करेगा, इन 4 में से 2 सिम्टम्स का होना जरूरी है, तब जाके आपका क्राइटेरिया नंबर ए जो है वो फुलफिल होता है। सबसे पहला जो आपके पास सिम्टम्स आ जाता है वो ये है कि reduce and absent readiness in approaching and interacting with unfamiliar adult। तो यहाँ पे आपके पास रेडिसेंस का मतलब क्या होता है, आपके पास ये मतलब होता है कि इनके अंदर जो हेजिटेशन होती है दूसरों को, अनफेमिलियर पर्सन को अप्रोच करने की या फिर अनफेमिलियर पर्सन के साथ इंटरेक्ट करने की, वो ख़त्म हो जाती है या फिर वो कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। दूसरे नंबर पे आप देखने को मिलेगा आपको ओवरली फेमिलियर वर्बल एंड फिजिकल बिहेवियर। ये हम डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं कि वर्बल के साथ साथ वो फिजिकल बिहेवियर भी शो करेगा, अपनी जो सोशल बाउंड्रीज हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। इसके अलावा एज को भी, एज लिमिट को भी अपने ध्यान में नहीं रखेगा। इसके अलावा उसके सोशल कल्चर और इस तरह के जितने भी वहाँ पे होते हैं
नॉर्म्स एंड रूल्स उनको भी वायलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली डिसइनहिबिशन में यही चीज़ होती है कि जब आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाते हो और अपने रूल्स और जो आपके सोसाइटी के रूल्स हैं उनको जो है वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हो, उनको जो है वो आप बिल्कुल जो है ना वो उनसे उनको उनकी लिमिट को क्रॉस करना स्टार्ट कर देते हो, उनको फॉलो नहीं करते हो, तो यही चीज़ आपके पास डिसइनहिबिशन में आती है। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि अपनी एज, अपनी जो कल्चर सेंटेशंस हैं उनको और अपनी जो सोशल बाउंड्रीज हैं उनको बिल्कुल वो मद्देनज़र नहीं रखता और जो है वो फेमिलियर वर्बल एंड फिजिकल बिहेवियर जो है वो शो करता है विद अनफेमिलियर पर्सन्स के साथ। तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिल सकती है डिसइनहिबिटेड और एब्सेंट चेकिंग बैक विद अडल्ट केयर गिवर आफ्टर वेंचरिंग अवे इवन इन अनफेमिलियर सेटिंग। अब वो अनफेमिलियर सेटिंग में गया किसके साथ है, अपने केयर गिवर्स के साथ, लेकिन वहाँ जाके वो क्या है, वो सोशली इतना अटैच हो गया दूसरे बंदों के साथ कि उसको अपने केयर गिवर्स की जो कहते हैं ना कि अपने केयर गिवर्स के बारे में उसका बिल्कुल माइंड है ही नहीं है, बिल्कुल उसको याद ही नहीं है कि मैं किसके साथ आया हूँ, वो इनको बिल्कुल इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है और बिल्कुल ऐसा फील करता है कि जैसे वो है ही नहीं है और वो एब्सेंट है, और दूसरों के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो जाता है, दूसरों के साथ जो है वो बिल्कुल अटैच हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता ही नहीं है कि मेरे केयर गिवर्स भी मेरे साथ आए हैं या मैं किसके साथ आया हूँ या मैंने किसके साथ वापस जाना है या फिर मैंने उनसे भी बात करनी है। ये चीज़ें आपके पास देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है विलिंगनेस टू गो ऑफ विद एन अनफेमिलियर अडल्ट्स विद मिनिमल और नो हेजिटेशन। यहाँ पे दूसरों के साथ जाने को तैयार हो जाता है। ये सारी सिम्टम्स आपने डेफिनेशन के अंदर पढ़ी थी, इनमें से 2 सिम्टम्स का आना ज़रूरी है तब जाके आपका क्राइटेरिया नंबर ए जो है वो फुलफिल होता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया नंबर बी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्राइटेरिया नंबर बी है आपके पास, द बिहेवियर इन क्राइटेरिया ए आर नॉट लिमिटेड टू इम्पल्सिविटी एज एन इंटेंशन डेफिसेंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बट इंक्लूड सोशली डिसइनहिबिटेड बिहेवियर। यहाँ पे वो कह रहे हैं इम्पल्सिविटी नहीं पाई जाएगी। एक नॉर्मल पर्सन की हैसियत से अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई ऐसा डिसीजन जो है बहुत तेज़ी से ले लेते हैं। कोई भी एक डिसीजन जो होता है ना मतलब हम बैठे हुए हैं तो ऐसे ही हमने कहा कि चलो ठीक है, बहुत फास्टली हम डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत फास्टली जो है हमारी इंगेजमेंट दूसरों के साथ होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो है इम्पल्सिविटी नहीं पाई जाती। यहाँ पे जो है वो अपने जो सोशल बिहेवियर है उसको डिसइनहिबिट करता है, यानी जितने सोशली नॉर्म्स हैं, जितने सोशली रूल्स हैं उनको भी वायलेट करना स्टार्ट कर देता है और उनको भी डिसइनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं आप द चाइल्ड हैज़ एक्सपीरियंस अ पैटर्न। ये आपके पास इटियोलॉजी है इस डिसऑर्डर की या फिर इस डिसऑर्डर के आप कह सकते हैं कॉजेज़ या रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इसको लीड कर रहे हैं। तो ये आपके पास किसी एक का होना ज़रूरी है। सबसे पहले आ जाती है सोशल निगलेक्ट और डेप्रिवेशन इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंट लैक ऑफ हैविंग बेसिक इमोशनल नीड्स फॉर कंफर्ट स्टिमुलेशन एंड अफेक्शन मीट बाय केयर गिवर। वही बात कि अगर केयर गिवर्स ने इसको प्रॉपर तरीके से अटेंशन नहीं दी, अफेक्शन नहीं दी, कंफर्ट नहीं किया, बचपन में उसकी जो इमोशनल नीड्स थी उनको कंफर्ट नहीं किया और उसको निगलेक्ट किया गया बचपन के अंदर, और उसमें जो है वो फिर ये डेप्रिवेशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं और ये जो है प्रेजिस्टेंस लैक ऑफ हैविंग बेसिक इमोशनल नीड्स। बेसिक इमोशनल नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चे के लिए, तो जब उसको वह बचपन में नहीं मिली, चाइल्डहुड में नहीं मिली, तो जब आपके पास वो ये डिसऑर्डर जो है वो आगे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिपीटेड चेंज ऑफ प्राइमरी केयर गिवर दैट लिमिट अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म स्टेबल अटैचमेंट। यहाँ पे आपके पास वही चीज़ आ जाती है फोस्टर केयर में अगर वो रह रहा है तो फ्रीक्वेंट चेंज अगर उनमें आएगा तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। रियरली इन अनयूजुअल सेटिंग दैट सीवियरली लिमिट अपॉर्चुनिटीज़ टू हैव सेलेक्टिव अटैचमेंट। यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल सकता है जो रीज़न हमने पीछे भी बात की थी कि केयर गिवर्स की अगर आपके पास रेशो कम है और चाइल्ड जो है वो इंस्टीट्यूट में ज़्यादा हैं तो क्या होगा कि वो केयर गिवर से कोई ना कोई चाइल्ड, हर चाइल्ड ही किसी न किसी बेस पे जो वो निगलेक्ट होगा, हर चाइल्ड में कोई ना कोई डेप्रिवेशन पाई जाएगी रिकॉर्डिंग टू केयर गिवर। तो आगे चल के फिर उसकी लाइफ में जब ये कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर ये डिसऑर्डर भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर क्राइटेरिया नंबर डी की बात करते हैं तो क्राइटेरिया नंबर डी है आपके पास द केयर इन क्राइटेरिया सी इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टर्बेंस। अब ये कह रहे हैं जो क्राइटेरिया सी आपने बात की है, जो क्राइटेरिया सी में आपने काजेज़ की बात की है, उसको जो काजेज़ हैं वो जितने भी काजेज़ हैं वो आपके पास क्राइटेरिया ए को लीड करेंगे, यानी क्राइटेरिया ए को जो है कॉज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है द चाइल्ड हैज़ अ डेवलपमेंटल एज एटलीस्ट 9 मंथ। यहाँ पे आपने जब डायग्नोज करना है तो एज आपने देख लेनी है कि एटलीस्ट 9 मंथ होनी चाहिए। 9 मंथ से पहले आपने इसको डायग्नोज नहीं करना, 9th मंथ के बाद आपने इसको डायग्नोज कर सकते हैं।
अगर इसके स्पेसिफायर्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास परसिस्टेंट आ जाता है। अगर आपके पास मोर देन 12 मंथ्स ये पाया जाता है तो आपने इसको स्पेसिफाई कर देना है, परसिस्टेंट डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर। नेक्स्ट, अगर आपके पास बहुत ही ये सीवियर पाया जाता है और इसमें जो इसकी मैनिफेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की पाई जाती है, तो ये आपके पास जो है वो सिवियरिटी स्पेसिफाई करंट सिवियरिटी जो है आप इसको डायग्नोज करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे इसके साथ कि ये आपके पास करंट सिवियरिटी लेवल पे है, यानी कि सीवियर लेवल पे ये जो डिसऑर्डर है ये पाया जा रहा है। अभी फ़िलहाल जो है ये सीवियर लेवल पे है, मॉडरेट लेवल पे नहीं है। नेक्स्ट, अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आप जो है वो साइकोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के ऊपर, और इसके अलावा मैनेजमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो बच्चा आपके पास बालिग है, यानी कि मतलब अडल्ट है, अडल्ट एज में आप पहुंचकर आपके पास आया, तो आप उसको साइकोथेरेपी के ज़रिए और मैनेजमेंट के ज़रिए आप उसको जो है वो मैनेज कर सकते हो उसकी प्रॉब्लम्स और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को। अदरवाइज़ आपने क्या करना है कि उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके जो केयर गिवर्स हैं उनको भी बताना है, उनको भी अवेयर करना है इसके बारे में, उनको भी मैनेजमेंट का बताना है कि किस तरह से उन्होंने मैनेज करना है घर के अंदर रह के, और उनकी भी आपने साइकोथेरेपी करनी है, तब जाके आप इसके ट्रीटमेंट को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा डिसऑर्डर जिसको हमने डिस्कस किया कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे एक नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।